नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिसेस के ऑर्डर के ऊपर ये कंडीशन होती है कि जिस मैट्रिक्स का आप लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है। तो आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ी हैं, मैट्रिसेस से रिलेटेड आप लोगों ने डिफरेंट ऑपरेशंस पढ़े हैं, मैट्रिसेस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन या उनका प्रोडक्ट, तो इस तरह के डिफरेंट ऑपरेशंस आप लोगों ने पढ़े हैं मैट्रिसेस से रिलेटेड। तो कुछ ऑपरेशन ऐसे होती हैं जिन ऑपरेशंस के केस में आप लोगों की जो मैट्रिसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके ऊपर उनके जो ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट कंडीशन होती हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी वो मैट्रिसेस के ऊपर वो ऑपरेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप वो ऑपरेशन जो है वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना है या एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को माइनस करना है, लेट्स से अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, अगर आप लोगों ने दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना है या उन दोनों मैट्रिसेस में से एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को माइनस करना है, तो उस केस में आपके जो दो मैट्रिसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी, उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में इक्वल होना लाजमी है। अगर दो मैट्रिसेस के ऑर्डर आपस में इक्वल हैं तभी आप दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर दो मैट्रिसेस के ऑर्डर आपस में इक्वल हैं तभी आप दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन केस में मैट्रिसेस के ऑर्डर के ऊपर ये कंडीशन है कि उनका ऑर्डर सेम हो। अब मैट्रिसेस दोनों चाहे स्क्वायर मैट्रिसेस हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर 2x2 हो, अब ये क्या आपके पास स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तभी इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो 3x2 है, तो तब भी अब आपके पास ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहेगा। अगर एक ऑर्डर भी 3x2 है और बी का ऑर्डर भी क्या है आपके पास 3x2 है, अब ये और बी आपके पास जो है स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं, इन ए और बी जो जो दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर 3x2 है, आप उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में मैट्रिसेस के ऑर्डर के ऊपर ये कंडीशन है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, चाहे वो दोनों मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, तब उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है और सब्ट्रैक्शन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर, लेट्स से एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर आपके पास 3x2 है और दूसरा मैट्रिक्स आपके पास बी है, उसका ऑर्डर आपके पास क्या है 2x2 है, तब आप इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके अलावा अगर एक मैट्रिक्स आपके पास ए है, उसका ऑर्डर 2x2 है और दूसरा मैट्रिक्स आपके पास बी है, उसका ऑर्डर 3x3 है, अब आपके पास ये दोनों मैट्रिक्स क्या स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का ऑर्डर्स इक्वल नहीं है। तो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स लेकिन दोनों का ऑर्डर्स इक्वल नहीं है। तो अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में इक्वल है, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या ना हो, उन दोनों मैट्रिक्स को आप फिर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तब उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में ऑर्डर के ऊपर कंडीशन। इस तरह अगर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो मल्टीप्लिकेशन का केस ये होता है कि दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई हम तभी कर सकते हैं, उनका प्रोडक्ट जो है हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब जब पहला मैट्रिक्स जो ए है उसके नंबर ऑफ कॉलम जो हैं और जो दूसरा मैट्रिक्स बी है उसकी नंबर ऑफ रोज जो हैं वो आपस में इक्वल हों। तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर आपस में इक्वल हैं तभी हम दोनों मैट्रिसेस को जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि दो मैट्रिसेस के ऑर्डर जो है आपस में सेम हो तभी हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम ना हो, लेकिन अगर वो मैट्रिसेस जो है वो उनके ऑर्डर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज आपस में इक्वल हैं, तब हम दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर क्या है 2x2, और जो दूसरा मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर है आपके पास 2x3। अब देख सकते हैं दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम नहीं है। लेकिन क्योंकि दोनों मैट्रिक्स में अगर आप देखा जाए तो पहला मैट्रिक्स जो ए है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरा मैट्रिक्स जो है उसकी नंबर ऑफ रोज क्या है आपस में इक्वल हैं, इसलिए इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर 2x3 होगा। तो इनका प्रोडक्ट हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं था, अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हम सेम कर दें, फॉर एग्जांपल ए का ऑर्डर भी 2x2 है, बी का ऑर्डर भी 2x2 कर दें हम, तो फिर भी हम क्या कर सकते हैं, फिर भी इन दोनों मैट्रिक्स की उनका प्रोडक्ट जो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की जो कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स के केस में पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज जो हैं वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो कंडीशन फिर भी सेटिस्फाई हो रही है, तो अब भी इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में ऑर्डर के ऊपर ये कंडीशन नहीं है कि दोनों मैट्रिसेस जो हैं स्क्वायर मैट्रिसेस हो या दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में सेम हो। मल्टीप्लिकेशन के केस में ये कंडीशन है
कि जो पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम जो है, दूसरा मैट्रिक्स जो है उसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और प्रोडक्ट लेने के बाद इन दी एंड जो नया मैट्रिक्स मिलता है उसका ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे जो नंबर बच गया ये वाला नंबर और यहाँ पे जो नंबर बच गया ये वाला नंबर, इन दोनों का इसी तरतीब से हम क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको मिलेगा उसका ऑर्डर 2x2 होगा। तो मैट्रिसेस के ऑर्डर्स प्रोडक्ट के केस में जो है डिफरेंट हो सकते हैं। जस्ट नंबर ऑफ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स की, दोनों आपस में अगर इक्वल है तो उनका प्रोडक्ट जो है पॉसिबल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो उनका प्रोडक्ट जो है पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है एक, उसका ऑर्डर है 3x2 और दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास बी जिसका ऑर्डर है आपके पास 2x3। अब आप देखेंगे कि जो पहला मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं, जो पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। और दूसरा मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम जो है वो भी 2 हैं। तो इसके केस में आपका प्रोडक्ट जो है पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे मैं बी के ऑर्डर को चेंज कर दूँ तो बी का ऑर्डर भी मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे 3x2 कर दूँ। तब देखें दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन रहा है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम बन रहा है। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है 3x2 है, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है 3x2 है। अब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में इक्वल है लेकिन इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरा मैट्रिक्स जो है उसके नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल नहीं है यहाँ पे। अब क्योंकि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल नहीं है इसलिए इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन ये है ऑर्डर्स के ऊपर कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए, तभी प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में ऑर्डर्स के ऊपर डिफरेंट कंडीशंस हैं, प्रोडक्ट के केस में डिफरेंट कंडीशंस हैं। इसी तरह आप लोगों ने जब आप लोगों ने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो डिटरमिनेंट के केस में, किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के केस में उनके ऑर्डर के ऊपर ये कंडीशन है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए, उनकी एन होना चाहिए। एन मीन्स कि उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इन जनरल एन होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे लफ्जों में कहें तो मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जो है वो लाजमी है। अगर आप लोगों ने किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है फाइंड आउट करना है, अगर किसी कोई मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट भी जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो अब नेक्स्ट बारी जो है वो क्वेश्चन ये है कि स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है इन जनरल n क्रॉस n ऑर्डर का आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। और इन पर्टिकुलर अगर बात करें तो पर्टिकुलर आपके पास 1x1 ऑर्डर का भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, 2x2 ऑर्डर का भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, 3x3 ऑर्डर का भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, 4x4 ऑर्डर का भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। और इन जनरल इन दी एंड आपके पास जो है वो n×n ऑर्डर का भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो हो सकता है। डिफरेंट ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम लोगों ने फाउंड करने का वे जो है वो सीखना है कि 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स को तो उसका डिटरमिनेंट कैसे लिखेंगे, 2x2 का, 3x3 का कैसे लिखेंगे, 4x4 का कैसे फाइंड करेंगे। इस तरह इन जनरल हम लोग सीखेंगे कि किसी n×n ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना हो तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मोस्टली हम जो है वो 2x2 और 3x3 का ही करेंगे, लेकिन 4x4 के भी एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको इन दी जो है वो n×n जो है मैट्रिक्स है उसका भी इन जनरल डिटरमिनेंट जो है फाइंड करने का वे जो है पता चल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं 1x1 ऑर्डर के मैट्रिक्स की। अगर आपके पास कोई 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो और एक ही कॉलम हो, तो उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ये आपके पास आपको स्क्रीन में लिखा नजर आ रहा है, ये आपके पास एक 1x1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है। इसका डिटरमिनेंट अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट जिसको हम जो नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे डी ई टी के साथ, डी ई टी ऑफ ए मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर आप इसको जो है वो इस नोटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए लिखने के बाद उसके साइड पे जो है वो वर्टिकल लाइन जो है वो लगा दें। इसका मतलब यही है कि ए का डिटर्मिनेंट है। तो अगर आपके पास कोई 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो एक ही कॉलम है, या कहना कि उसमें जिस सिर्फ एक ही एंट्री है, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, उस मैट्रिक्स में जो भी एंट्री मौजूद है उसी एंट्री को क्या कर देंगे आप यहाँ पे लिख देंगे, वही क्या होगा उस 1x1 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। तो आपके पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए, उसमें देखिए तो ए की एंट्री 5 है, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा आपके पास 5 होगा। इस तरह एक मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल एम, अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें, अगर आप लोगों ने इस मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, कैपिटल एम का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो वो किसकी इक्वल होगा, इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी एंट्री है
यहाँ पे एंट्री कौन सी है, -10, इस -10 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ये क्या होगा -10 इस मैट्रिक्स M के डिटर्मिनेंट का आंसर होगा। डिटर्मिनेंट आपके पास कोई ना कोई रियल नंबर आता है, वो रियल नंबर आपके पास 0 भी हो सकता है, वो रियल नंबर आपके पास पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, वो रियल नंबर आपके पास जो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास कोई भी रियल नंबर जो है वो आ सकता है। 1x1 के केस में ये कंडीशन है कि जो भी मैट्रिक्स आपके पास लिखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक मैट्रिक्स बी है, इसमें एक ही एंट्री लिखी हुई है, लेट्स से इसमें एक एंट्री लिखी हुई है 1/3, तो ये 1x1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें एक एंट्री लिखी हुई है 1/3। अगर आप लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो इस मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट ये होगा कि इसमें जो भी एंट्री लिखी हुई है उसको ही लिख दो, वही इस मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, अगर अगर एंट्री नेगेटिव है तो नेगेटिव का आप लोगों ने पॉजिटिव नहीं करना, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपके पास नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो जो एंट्री लिखी हुई है एक एंट्री वो नेगेटिव है, तो वही एंट्री को आप एज इट इज यहाँ पे लिख दो -1/3, तो ये -1/3 क्या हो जाएगा, अब इस मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट, अगर आपके पास कोई 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है या एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही एंट्री है, तो जो भी एंट्री उसमें लिखी हुई है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर है, चाहे वो नेगेटिव नंबर है, चाहे उसमें वो 0 लिखा हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी एंट्री उसमें लिखी हुई है वही एंट्री क्या होगी, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगी। तो ए, ये जो मैंने ए लिखा है यहाँ पे मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो 0 होगा, वही एंट्री जो यहाँ पे लिखी हुई है। ये है 1x1 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का वे, कि उस मैट्रिक्स के अंदर जो भी एक एंट्री लिखी है अब उसी एंट्री को एज इट इज लिख दें, वही क्या होगा, उस 1x1 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ आ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x2 हो, तो इस तरह के इस ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एक जनरल मैट्रिक्स आपके पास 2x2 ऑर्डर का लिखा हुआ है, जिसमें जो है वो कुछ जनरल एंट्रीज लिखी हुई हैं A11 A12 A21 A22, ये क्या है उसकी जनरल एंट्रीज लिखी हुई हैं। A11 का मतलब पहली रो और पहले कॉलम वाली एंट्री, A12 का मतलब पहली रो और दूसरे कॉलम वाली एंट्री, A21 का मतलब दूसरी रो और पहले कॉलम वाली एंट्री, और A22 का मतलब दूसरी रो और दूसरे कॉलम वाली एंट्री। तो जनरल नेम लिखे हुए हैं, आपके पास कोई भी एंट्रीज हो सकती है इस मैट्रिक्स में, आपके पास जनरली कोई 2x2 का मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अगर आप लोगों ने इस 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो आप लोग क्या करेंगे, उसका वे क्या है, उसका वे ये है कि सबसे पहले आप करें जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये वाली, जिनके रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होता है, ठीक है, उनको डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में वो वाली एंट्रीज जिनका रो नंबर और कॉलम नंबर जो है वो सेम होता है, उन एंट्रीज को जो है वो डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। तो यहाँ पे जो एंट्रीज आपके पास लिखी हुई हैं A11 और A22, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की केस में वो वाली एंट्रीज है जिनका रो नंबर और कॉलम नंबर सेम है, इनको डायगोनल एंट्रीज जो हम कहते हैं। और जो बाकी एंट्रीज होती हैं उनको नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो डायगोनल एंट्रीज है, आप लोगों ने जब 2x2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने डायगोनल एंट्रीज को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, इन जनरल आप क्या करेंगे, A11 को A22 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आपके पास क्या मिल जाएगा, A11 इंटू A22। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने माइनस का सिंबल जो है वो खुद से लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी बताया हुआ है कि डायगोनल एंट्रीज को पहले आपस में मल्टीप्लाई करें, उसके बाद क्या करें, माइनस का सिंबल जो है खुद से आप लोगों ने लगाना है। उसके बाद आपकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी ये वाली A12 और A21 जो भी लिखी होंगी, इनको भी आप लोगों ने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस के बाद इनका आंसर आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ए के डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो मिल जाएगा। ए आपके पास क्या है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2x2 ऑर्डर का, इसका डिटर्मिनेंट अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, ए का डिटर्मिनेंट अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है तो वो किसके इक्वल होगा, सबसे पहले आप डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास ये वाला आ जाएगा। उसके बाद माइनस का सिंबल जो है खुद से लगाएंगे, फिर जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 1 इंटू 4 4 आ जाएगा, और 3 इंटू -2 -6 आएगा, वो -6 इस माइनस के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, +6 बन जाएगा। ये अब आपके पास क्या बन गया, 4 + 6, और 4 + 6 किसके इक्वल होता है, वो 10 के इक्वल होता है। तो ये आपको इस मैट्रिक्स एक का डिटर्मिनेंट जो कि 10 है वो मिल जाएगा। इसी तरह आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो है वो जिसका ऑर्डर 2x2 है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बारी है 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का वे सीखने की। तो 3x3 अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया गया उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का वे ये है
कि उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स को किसी रो या कॉलम से जो है वो एक्सपैंड करते हैं। तो 3 क्लास 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हम उसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो से भी कर सकते हैं, सेकंड रो से भी, थर्ड रो से भी। इसी तरह उस मैट्रिक्स को हम जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ भी एक्सपैंड कर सकते हैं, सेकंड कॉलम के साथ भी और थर्ड कॉलम के साथ भी। तो किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड करने के बाद आपको उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर जो है मिल जाता है। लेकिन हर रो से या हर कॉलम से एक्सपैंड करने के लिए आप लोगों को जो है थोड़ी डिफरेंट वे से जो है वो कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, समझने के लिए फ़िलहाल जो है, आसानी के लिए फ़िलहाल यही तरीका सीखते हैं कि किसी मैट्रिक्स को जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है उसको फर्स्ट रो से अगर हम एक्सपैंड करें तो फर्स्ट रो से एक्सपैंड करने के बाद उसका डिटरमिनेंट का आंसर जो है कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि क्या है, मैट्रिक्स ए। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, और याद रखना डिटरमिनेंट आपके पास क्या होती है, एक नंबर होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये जो सिंबल लिखा हुआ है, जो नोटेशन लिखी हुई है, ये वाली क्या है, ये आपके पास एक नंबर है। ठीक है, क्यों नंबर है, क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है, याद रखा, ये जो है ये जो नोटेशन लिखी हुई है ये मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स आपके पास ये है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है, नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स ने जो है वो इनक्लोज किया हुआ है, या समटाइम जो है वो दूसरी स्मॉल ब्रैकेट्स भी लगा देते हैं इस तरह। तो अगर ब्रैकेट्स ने इनक्लोज किया हुआ है तो आपके पास मैट्रिक्स होता है वो वाला। अगर ब्रैकेट्स ने इनक्लोज नहीं किया हुआ बल्कि इस तरह वर्टिकल लाइंस ने जो है इनक्लोज किया हुआ है आपके अरेंजमेंट को, तो अब ये आपके पास जो है ये मैट्रिक्स नहीं है, ये आपके पास क्या है, एक नंबर है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट जो होता है किसी मैट्रिक्स का वो एक नंबर होता है, लेकिन मैट्रिक्स जो है आपके पास वो कभी भी एक नंबर नहीं हो सकता। मैट्रिक्स आपके पास कभी भी इक्वल टू 7 2 -1/3 कुछ भी कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, मैट्रिक्स कभी भी एक नंबर नहीं हो सकता, लेकिन जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है वो कोई ना कोई नंबर लाजमी होता है। वो नंबर 0 भी हो सकता है, माइनस वाला नंबर भी हो सकता है और प्लस वाला नंबर भी हो सकता है। तो हम लोग ने क्या करना है, इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, जो कि कोई ना कोई नंबर होगा। कैसे फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट रो लिखी हुई है इस डिटर्मिनेंट को हम जो है फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। और फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने का क्या मतलब है, फर्स्ट रो से एक्सपांड करने का मतलब ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले उस फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट जो कि 5 है उसको लिख देना है। ठीक है, उसको लिखने के बाद आप लोगों ने ये वो जिस नंबर को लिखा है, मीन्स 5 को लिखा है, वो जिस भी रो और जिस भी कॉलम में मौजूद है उस रो और कॉलम को आप लोगों ने क्या कर देना, डिलीट कर देना है, अपने माइंड में इस तरह डिलीट कर देना है। और जो बाकी एलिमेंट्स इस तरह बच जाएंगे तरतीब वाइज, -1 -3 2 और -1 -3 1 और +2, इनको इस तरह आप लोगों ने तरतीब वाइज लिख के इनका जो डिटर्मिनेंट है, देखिए यहाँ पे लिखा आपको नजर आ रहा होगा, इनका डिटर्मिनेंट आप लोगों ने क्या करना है, वो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने किया हुआ है, देख सकते हैं 5 के साथ क्या किया हुआ है, ये वाला डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये वाला डिटर्मिनेंट हमें कैसे मिला है, 5 वाले कॉलम और 5 वाले रो को हम लोगों ने डिलीट कर दिया है, बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं उनको एज इट इज लिखने के बाद ही उनका डिटर्मिनेंट जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो स्टार्ट हम लोगों ने ऐसे करना है, जो पहली रो है उसका पहला एलिमेंट लिखना है और उसके एलिमेंट वो एलिमेंट जिस भी रो जिस भी कॉलम है उसको डिलीट करने के बाद जो बाकी एंट्रीज हैं उनको ऐसे लिख के उनका डिटर्मिनेंट जो है उस पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पहली रो का पहला एलिमेंट क्लियर हो गया है, उसके बाद अब बारी आएगी पहली रो के दूसरे एलिमेंट की। ठीक है, पता नहीं क्यों मतलब। जब पहली रो के दूसरे एलिमेंट की बारी आएगी तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले एक माइनस का सिंबल जो है खुद से लाजमी लगाना है। ठीक है, हमेशा आप लोगों ने ऐसा करना है, जब भी फर्स्ट रो से आप लोगों ने एक्सपेंड करना है तो पहला एलिमेंट लिखने के बाद और डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद जब दूसरे एलिमेंट की बारी आएगी तो आप लोगों ने जो है वो एक माइनस का सिंबल जो है वो दूसरे एलिमेंट के केस में खुद से लाजमी लगाना है। और माइनस का सिंबल लगाने के बाद फिर से आप लोगों ने जो है उसके साथ जो है वो दूसरा एलिमेंट जो कि -2 है वो लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस से देख तो हमने खुद से लगाया है, और दूसरा उसके साथ जो दूसरा एलिमेंट जो कि यहाँ पे मैंने देखा था -2 वो इसके साथ जो है लिख देंगे। तो ये वाला -2 पहले वाले माइनस के साथ जब मिलेगा तो यहाँ पे आपके पास आंसर जो है वो +2 बन जाएगा ये वाला। तो +2 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो 5 था उसको एज इट इज लिख दिया था, चाहे वो प्लस वाला था या माइनस वाला था, जो भी होगा पहले एलिमेंट को आप लोगों ने एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। जब दूसरे एलिमेंट की बारी आएगी तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले एक माइनस का सिंबल जो है खुद से लगाना है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, दूसरा एलिमेंट जो है वो यहाँ पे लिखना है। तो लिखने के बाद जो भी आपके पास इंडियन नंबर बनेगा वो आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास +2 बन जाता है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +2। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि दूसरा एलिमेंट लिखा था, दूसरा एलिमेंट जिस भी रो और जिस भी कॉलम में मौजूद है आप लोगों ने क्या कर देना है, उस रो और कॉलम को डिलीट कर देना है। और बाकी जो एंट्रीज आपके पास बच जाएंगी, जैसे हम देख सकते हैं 3
-3 -2 और 2, इनका डिटरमिनेंट आप लोगों ने क्या करना है, इनके साथ मल्टीप्लाई करना है 3 -3 और उसी तरतीब में उन्हीं उन्हीं पोजीशन पे लिखना है जिस पोजीशन पे वो आ रही हैं। तो -2 और 2, तो ये जो बाकी एंट्रीज बच गई हैं इनका डिटरमिनेंट लेके आप लोगों ने क्या करना है, इसको इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना जैसे यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पहली रो के तीसरे एलिमेंट की बारी आएगी। तीसरा एलिमेंट आपके पास क्या आ रहा है, -4। अब -4 का भी आप लोगों ने क्या कर देना है, एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। तो याद रखें जब दूसरा एलिमेंट लिखना है तो वहाँ पे आप लोगों ने जो है वो माइनस का सिंबल खुद से लगाना है। उसके अलावा जो बाकी एंट्रीज हैं उस रो की, पहली रो की, उनको आप लोगों ने एज इट इज लिखना है, चाहे वो प्लस वाली हो चाहे वो माइनस वाली हो। उसके बाद जब आप थर्ड एलिमेंट पे पहुंचेंगे तो थर्ड एलिमेंट यानी कि -4 का आप एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद अगेन सेम वे वही है कि -4 जो है जिस भी रो और जिस भी कॉलम में मौजूद है उस रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं उनका डिटरमिनेंट आप लोगों ने एज इट इज उनको लिख के उनका डिटरमिनेंट आप लोगों ने क्या कर देना है, उस -4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ तक जब आप ये सारा का सारा प्रोसीजर कर लेंगे ये वाला पहली रो के एलिमेंट को लेके, ठीक है, इसमें पहली रो का एक एलिमेंट +5 है, दूसरा एलिमेंट -2 है जो कि माइनस यहाँ पे खुद से लगाने की वजह से +2 बन गया है। उसके बाद तीसरा एलिमेंट यहाँ पे क्या है, -4 है। तो पहली रो के एलिमेंट यूज करने के बाद उस तरह जो है वो प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आपको ये वाला जो स्टेप आप लोग परफॉर्म कर लेंगे, इस पर स्टेप को हम कहेंगे हमने क्या किया है, इस डिटरमिनेंट को हम लोगों ने फर्स्ट रो से क्या किया है, एक्सपेंड किया है। तो एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो आपको जो है ये वाला आंसर जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो ये आपके पास लिखा हुआ है 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इसको फाइंड करना आप लोगों को आता है, आसान ही है। सबसे पहले क्या करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -2। उसके बाद माइनस का सिंबल खुद से लगाते हैं जब भी 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। उसके बाद जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, -3। तो ये वाला -3 जब बाहर वाले माइनस के साथ जो है वो लिंक करेगा या मल्टीप्लाई होगा तो इन दी एंड आपको आंसर क्या मिलेगा, +3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आंसर बन जाएगा -2 और +3। उसके बाद नेक्स्ट +2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस डिटरमिनेंट के साथ, तो इसका आंसर भी वैल्यूएट करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 6 आएगा। उसके बाद माइनस का सिंबल जो है खुद से लगाएंगे। फिर -3 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास +6 आएगा। तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, -6 ही बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 6 -6। उसके बाद -4 अगेन वैसे ही आएगा यहाँ पे। और उसके बाद इसका डिटरमिनेंट साथ में फाइंड करते हैं, वो क्या बन रहा है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 3 ही आएगा। उसके बाद साथ में माइनस का सिंबल खुद से लगाएंगे और -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास +2 आएगा जो कि -2 ही बन जाएगा। तो ये क्या किया, डिटरमिनेंट को हम लोगों ने फाइंड किया है। उसके बाद नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। -2 और +3 आपके पास +1 बनता है। 6 - 6 आपके पास 0 बनता है और 3 - 2 आपके पास 1 बनता है। तो इनको मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, 5 + 0 - 4 आपके पास आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। तो ये 1 किया है। जो मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन दिया गया था, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसके डिटर्मिनेंट का आंसर जो है आपको 1 मिल गया है। तो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो नंबर बन सकता है। मैट्रिक्स खुद कभी भी जो है वो नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये है 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का वे। आप लोगों ने क्या करना है, उसको किसी भी रो या कॉलम से जो एक्सपेंड करना है। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यही कोशिश करनी है आप लोगों ने कि आप उसको जो है फर्स्ट रो से जो एक्सपेंड करके उसके डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वैल्यूएट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल जो है 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को लेके हम लोग कर लेते हैं ताकि आप लोगों की जो है वो मजीद प्रैक्टिस जो है वो हो सके। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपको एक मैट्रिक्स गिवन दिया गया है, मैट्रिक्स ए। इसका डिटर्मिनेंट आप लोगों ने अगर फाइंड करना है तो इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट रो आपके पास ये वाली आ रही है 2, 1 और 0। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या आ रहा है आपके पास 2। तो 2 को आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए रिटर्न ये आपके पास मैट्रिक्स ए है और ये आपके पास मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है। अगर आप दोनों के साइन को देखें तो यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है, इसलिए क्या है, मैट्रिक्स है। और नीचे जो है वो ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई, जस्ट वर्टिकल लाइन लगी हुई है, तो ये क्या है, उस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है। तो मैट्रिक्स है तो उसको जस्ट इंग्लिश के लेटर से रिप्रेजेंट करना है। अगर डिटर्मिनेंट है तो उसके साइड में जो है वो लाइनें लाजमी लगी हुई चाहिए ताकि बता दे कि इसका डिटर्मिनेंट है। ठीक है, आप यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है इसको जो है ये जो नोटेशन लिखी हुई है इसको इज इक्वल टू ए जो है वो यहाँ पे नहीं लिख सकते, इस तरह नहीं लिख सकते, ये गलत है क्योंकि ए आपके पास मैट्रिक्स है और ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये मैट्रिक्स नहीं है बल्कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो ये लिखना गलत होगा। उसी तरह यहाँ पे अगर ए लिखा हुआ है
तो आप ए लिखने के बाद यहाँ पे वर्टिकल लाइन जो है वो नहीं लगा सकते, वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि ए आपके पास मैट्रिक्स है, ये आपके पास क्या डिटर्मिनेंट है, ये दोनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। एक मैट्रिक्स और उसका डिटर्मिनेंट जो है वो कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते। डिटर्मिनेंट आपके पास एक नंबर होता है और मैट्रिक्स आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि नंबर्स का अरेंजमेंट होता है, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज किया हुआ होता है। ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो 2x2 ऑर्डर 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के हम लोगों को क्या करना होगा, इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना होगा। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है, 2 को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 वाली रो 2 वाले कॉलम को डिलीट करने के बाद जो बाकी एंट्रीज बचेंगी उनका डिटर्मिनेंट जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिर माइनस का सिंबल जो खुद से लगाएंगे, जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है माइनस का सिंबल। उसके बाद जो दूसरी एंट्री है जो भी है उसको यहाँ पे लिख देंगे +1, तो ये -1 बन जाएगा आपके पास। उसके बाद जो -1 जो कि दूसरी +1 जो कि आपके पास दूसरी एंट्री थी, वो देखेंगे जिस भी रो जिस भी कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे। उसको डिलीट करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो एंट्रीज बचेंगी आप लोगों ने क्या करना है, उनका डिटर्मिनेंट जो है वो दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट बारी आएगी तीसरे नंबर की। तीसरा नंबर क्योंकि 0 है, जब तीसरा नंबर आप लिखेंगे तो उसके साथ डिटर्मिनेंट जो है मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप इस रो और इस कॉलम को डिलीट करने के बाद जो है वो जो बाकी एंट्रीज बच गई हैं उनका डिटर्मिनेंट जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दी एंड तो वो तो 0 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। इस डिटर्मिनेंट कहाँ से चाहे जो मर्जी आए, वो इन दी एंड जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर तो आपके पास 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट वो लिखने की जरूरत नहीं है। मीन्स आप ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो 0 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने इनटू क्रॉस ऑर्डर के मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं। 5 - 0 5 - 0 सिंप्लीफिकेशन करनी है, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इंडियन जो भी आंसर मिलेगा आपको उस मैट्रिक्स जो ए आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया है, आपको उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो अभी की मीटिंग लिखना काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग जो है वो 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का भी जो है वो सीखेंगे।